See, the last defects, if we see the defects of judicial plan of 1790, the last point, जैसे last point था, there was a lot of collective power of administration and judiciary vested with the collector which made him abuse his power, right? जैसे उसके पास पावर्स तो बहुत कुछ देते थे 1790 में. टू रिमूव ऑल दिस 1793 में बहुत सारे चेंजेस किए गए. तो दिस वन, तो जुडिशियल प्लान ऑफ 1793, द फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे मैंने बोला, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. हमारे कलेक्टर से थोड़े बहुत पावर्स ले लिए गए. द पावर्स वेस्टेड इन द कलेक्टर वेर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल. ही वॉज लुकिंग बोथ द मैटर्स, राइट? जैसे वो जुडिशियल कैपेसिटी में भी देखता था एज बीइंग अ जज, और वो माल अदालत में भी रेवेन्यू केसेस भी देखता था, राइट? तो ये जो पावर्स है, द पावर्स वेस्टेड इन द कलेक्टर वेर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, एज ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. जैसे वो माल अदालत के भी केसेस देखता था, राइट? और जुडिशियल कैपेसिटी में भी केसेस देखता था. तो वही, एंड फॉर डिसाइडिंग cases arising out of the revenue matter. Now the collector was only responsible for the collection of revenue. तो उसको जुडिशियल कैपेसिटी के रोल से थोड़ा हटा दिया गया. अब उसका काम था खाली, अब वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पे ध्यान दे बस. और वो के जो नॉर्मल केस के वर्किंग और जजेस में कोर्ट में बैठना, वो हटा दिया गया उससे. देन द सेकंड पार्ट इज, माल अदालत वर एबॉलिश्ड. जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स which exclusively tried. हेलो guys, म्यूट करिए. हु इज दिस? रेवेन्यू माल अदालत वेर अबॉलिश्ड. यस, माल अदालत वेर अबॉलिश्ड गाइस. तो रेवेन्यू कोर्ट, जिसमें माल अदालत जो काम करता हो सके, खाली रेवेन्यू केसेस देखता था. जो मैटर्स थे रेवेन्यू, लैंड और पैसे के, वो देखता था. रेवेन्यू कोर्ट्स विच एक्सक्लूसिवली ट्राइड केसेस अराइजिंग आउट ऑफ रेवेन्यू मैटर्स एंड प्रिसाइडेड बाय द कलेक्टर एज अ जज वाज नाउ अबॉलिश्ड. सिंपल था. अब जैसे उसको रोल दे दिया गया कलेक्टर को कि आप खाली कलेक्शन पे ध्यान दीजिए, अब जज, अब आपको कोई ऑर्डर नहीं पास करना है, कुछ नहीं पास करना है. That is why the mal adalats which were established previously for looking after the cases of revenue, उसको हटा दिया गया. अब क्योंकि अब खाली पैसे लेने थे और रेवेन्यू के मैटर अब जजेस नॉर्मल कोर्ट्स देखेंगे, तो इसीलिए माल अदालत को हटा दिया गया. ऑल पावर्स एंड पेंडिंग सूट्स ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट्स वेर नाउ ट्रांसफर टू द मुफस्सिल दीवानी अदालत. ये सिविल केसेस जो हैंडल करते थे हमारे दीवानी अदालत, वहां पे ट्रांसफर कर दिया. दस नॉट ट्राइड बाय द कलेक्टर. इसीलिए माल अदालत को हटाना पड़ गया, क्योंकि अब वो केसेस देखेगा ही नहीं माल अदालत, तो उसको रख के मतलब ही नहीं था. दैट्स व्हाई इट वाज टेकन आउट. देन जैसा हमने देखा, फिर सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. किस तरह कलेक्टर का रोल हटा दिया गया, उसको खाली रेवेन्यू का चीजें देखने के लिए बोल दिया, उसको जुडिशियल कैपेसिटी से थोड़ा दूर कर दिया. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड माल अदालत वर एबॉलिश. ठीक है, ये दो पॉइंट. देन एग्जीक्यूटिव सब्जेक्टेड अंडर जुडिशियल कंट्रोल. जैसे मैंने बोला कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी सर्वेंट्स जो भी है काम कर रहे हैं अगर, तो उनके ऊपर हम केसेस लेके आ सकते थे. तो दिस वाज ब्रॉट अंडर the 1793 judicial plan. Executive subjected judicial control. The Governor General and his council were now subject to judicial control. Any wrong acts committed by them while carrying out their functions and outside of it could be heard and tried, punished by the Diwani Adalats. Suits against the government by private individuals could be brought forward and were tried by the Diwani courts. So this was this was very important एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिफॉर्म्स. क्योंकि एग्जीक्यूटिव पे पहले कोई एक्शन लेना था या कुछ करना था, तो उसके बारे में कोई प्रोसीजर या रूल या कोई एक्ट एस्टेब्लिश नहीं किया गया था. बट द 1793 रिफॉर्म made it very clear that the governor general and his council were now subject to judicial control. अगर वो कोई ऐसे गलत काम करते हैं, कोई ऐसे माल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, which is against the law, तो they can be tried in the दीवानी कोर्ट्स, मतलब द कोर्ट्स विच टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट इसमें है, एग्जीक्यूटिव सब्जेक्टेड जुडिशियल कंट्रोल. इंडियन नेटिव्स को मतलब उसमें बॉन्ड साइन करना पड़ता था कि दे आर रेडी टू गो टू द कोर्ट और नॉट. इंडियन नेटिव्स हैड टू साइन अ बॉन्ड विद द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स अग्रीइंग टू गो टू द कोर्ट. British could recover claims from Indian natives and vice versa by signing a bond which each other agreeing to go. जैसे मैंने बताया था कि आपको इंडियन नेटिव्स पे उनके ऊपर रहता था कि अगर उनको कोर्ट जाना है तो वो कंसेंट लेते थे दोनों तरफ से. तो वो सेम यहाँ पे भी उसका एक पॉइंट रखा गया है
कि अगर एग्री करते हैं दोनों जन तो दे कैन गो टू द कोर्ट. देन एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट टू जुडिशियल कंट्रोल. देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, जैसे मैंने बोला, प्रोविंशियल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया सो दैट दे कैन सेव देयर टाइम नॉट गोइंग टू कैलकाटा रेदर देन फाइलिंग द केसेस इन द प्रोविंसेस ओनली. जो मुर्शिदाबाद हो गया, डेक्का हो गया, तो 4 प्रोविंसेस को सब डिवीजन जो किए थे, राइट, याद होगा प्रीवियस हमने देखा था. पहले तो डिस्ट्रिक्ट कम किए, देन सब डिविजन्स किए. तो सब डिविजन्स में एक ये फायदा हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड अपील एट द 4 डिविजन्स. अपील करने के लिए उनको कैलकाटा नहीं जाना पड़ता था. अब नॉर्मली वो दे कैन फाइल इन द प्रोविंसेस ओनली. अर्लियर द अपील फ्रॉम द मुफस्सिल दीवानी अदालत ले टू द सरदार दीवानी अदालत सिचुएटेड एट कैलकाटा. अपील के लिए कैलकाटा जाना पड़ता था. बट दिस प्रोसेस फॉर टाइम was time consuming and expensive, so provincial courts of appeal were established at each division, that is Patna, Calcutta, मुर्शिदाबाद एंड डेक्का. तो 4 प्रोविंस जो नॉर्मली 4 सब डिस्ट्रिक्ट्स किए गए थे, वहां पे इन्होंने कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश कर दिया सो दैट दे कैन सेव देयर टाइम. बेसिकली यही पर्पस था. अपील्स फ्रॉम द मुफस्सिल अदालत नाउ ले टू द प्रोविंशियल कोर्ट for of appeal which were to be heard within 3 months of filing them. Normally 3 months के अंदर उसको डिसाइड करना था. These courts were presided by the 3 covenant English servants of the company. कौन उसको प्रिसाइड करता था वो बताया गया है. बेसिकली इंग्लिश सर्वेंट्स. कोरम वॉज 2 सर्वेंट्स. 2 लोग तो रहने चाहिए थे, कंपलसरी है कोरम में. 3 जैसे बोल रहा था गया है यहाँ पे, उसमें 2 तो कंपलसरी रहने चाहिए. एट प्रेजेंट 2 प्रेजेंट रहने ही चाहिए कोर्ट के अंदर. इट वॉज एन ओपन कोर्ट एंड कुड ट्राई. It was an open court and could try revenue, civil, and criminal cases. They could also try cases referred to them by the Sardar Diwani Adalats, valued more than rupees 5,000, which were referred to King and Council. They could also try cases referred to them. अगर कोई नॉर्मल जो लोअर कोर्ट्स थे, अगर वो नहीं हैंडल कर पाते थे, तो they also tried the cases which were referred by the Sardar Diwani Adalats, which were more valued, मतलब जिसका वैल्यू 5,000 से ज़्यादा था, और जिसका जिसका 5,000 से ज़्यादा रहता था उसको रिफर किया जाता था किंग इन काउंसिल में. ये वाला तो 5,000 के ऊपर वाला वे रिफर टू द किंग इन काउंसिल. दिस वन, दिस ब्रैकेट, ये ऐसा है. और सरदार दीवानी अदालत भी उनको केसेस रिफर करती थी. तो ये एक इसमें पार्ट है. तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स और ऑफ अपील एट द 4 डिविजन्स, दिस वाज द मेन पर्पस, सो दैट दे कैन सेव देयर टाइम. अपील्स के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा. और उसका कोरम बताया गया है 3 लोग, उसमें 2 इंग्लिश सर्वेंट एट द प्रेजेंट रहने चाहिए. एंड दे ऑल्सो tried the cases referred to them by the Sardar Diwani Adalats. नेटिव ऑफिसर्स वेर गिवन इम्पोर्टेंट पोस्ट, जैसे उनको मुंसिफ बना दिया गया था. ये क्रिमिनल केसेस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. नेटिव ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन काउंसिल. नेटिव ऑफिसर्स वेर मेड मुंसिफ्स ऑफ द मुंसिफ्स कोर्ट्स. ये मुंसिफ्स कोर्ट्स याद है, छोटे छोटे जो पेटी केसेस दिखते थे नॉर्मली 50 रुपये 100 रुपये वाले, वो वहाँ पे उनको इनको एक प्रॉपर पोजीशन दे दिया गया. सो दे कैन ट्राई केसेस अप टू ₹50. जमींदार एंड तहसीलदार, मतलब लोकल एरिया के जो पर्सन्स थे, उनको अपॉइंट किया एज मुंसिफ्स बिकॉज दे नो देयर लोकल एरिया, लोकल पीपल, सो दे कैन इजिली लुक आफ्टर द केसेस. ऐसा था. तो मुंसिफ कोर्ट्स नेटिव ऑफिसर्स गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट में ये पार्ट आएगा. वेर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर काउंसिल. नेटिव ऑफिसर्स वेर मेड मुंसिफ्स पेटी केसेस देखने के लिए. Then, personal laws of Hindus and Muslims were applicable in cases. Personal law of Hindus and Muslims were applicable in cases related to marriage, inheritance, caste, religious uses, and institutions. These personal laws were interpreted by the native officers, मतलब जो मुंसिफ थे, जैसे मैंने बताया आपको ऊपर वाले पार्ट में, कि जो नेटिव ऑफिसर जमींदार हो गए, तहसीलदार हो गए, नॉर्मली जिनको अपॉइंट किया जाता था, वो लोकल पीपल, लोकल कस्टम, लोकल यूजेज जानते थे. दैट इज वाई दे वर इजी दे वर इजीली हैंडल्ड ऑल दिस केसेस. ऐसा था, they easily handled all these cases. These personal laws were interpreted by the native officers who were appointed to assist the court to expound the personal law. तो मुंसिफ का एक ये रोल था कि जैसे हमारे पहले हमने देखा था कि वो जो पंडित्स, देन मौलवीज, मुफ्तीस हैंड सपोर्ट करते थे, सेम बेस में वही नेटिव ऑफिसर्स यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम लॉ को इंटरप्रेट करते थे सो दैट दे कैन रीच टू अ प्रॉपर कंक्लूजन. देन सरदार दीवानी अदालत का भी इसमें इम्पोर्टेंस बताया गया है. एक, इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया. It was presided over by the Governor General and the Council, who were the judges of the Sardar Diwani Adalat. ठीक है.
इट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जैसे हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था, यहाँ पे दिस वन, यहाँ appeals from the officer that are laid down in the provisional court. Then this one, they could try also cases referred to them by the Sardar Divani Adalats. Cases valued more than 5,000 were referred to King and Council. ठीक है, तो यहाँ पे सरदार दीवानी अदालत, it was the highest court of appeal in India at that time. It was presided over by the Governor General and the Council, who were the judges of the Sardar Divani Adalat. Their function was to supervise the lower courts, ठीक है, एंड टू हियर अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट। जैसे हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, अपील्स कहाँ जाती थी? सरदार दीवानी अदालत में। दिस लास्ट पॉइंट यहाँ पे, दे कुड, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट, दे कुड ऑल्सो केसेस रिफर टू देम बाय द सरदार दीवानी अदालत, ठीक है। तो देयर फंक्शन वाज टू, दिस पार्ट, देयर फंक्शन वाज टू सुपरवाइज द लोअर कोर्ट्स एंड टू हियर अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स, जो सब डिस्ट्रिक्ट्स वाले पार्ट थे, सब प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील, when the sum of matter of the case was more than 1000 rupees। सदा दीवानी कोर्ट का ये एक फंक्शन वहां पे उन्होंने उनको डिस्क्राइब करके दे दिया कि आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। फर्दर एन अपील फ्रॉम सरदार दीवानी अदालत ले टू द किंग इन काउंसिल, जैसे पीछे लिखा था 5000 के ऊपर रहेगा तो वो किंग इन का के क्राउन के पास जाता था। तो ये एक रोल है सरदार दीवानी अदालत का। तो नाउ इट हैज कम टू 7 8। फिर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जुडिकेचर, द कोर्ट ऑफ सर्किट, जैसे हमने कोर्ट ऑफ सर्किट देखा था प्रीवियस में 1790 में, वाज अ मूविंग कोर्ट, और ये जाते थे 6-6 महीने में, 8-8 महीने में, उस तरह वॉज मर्ज विद प्रोविंशियल कोर्ट, जो नॉर्मली जो प्रोविंशियल कोर्ट जो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट किए गए थे, उसको उसके साथ उसको मर्ज कर दिया। द पावर ऑफ कलेक्टर एज अ मजिस्ट्रेट वाज टेकन अवे एंड वाज वेस्टेड विद द जजेस ऑफ द दीवानी अदालत। उसमें क्या हो गया कि जैसे हमने फर्स्ट स्टार्ट में देखा था कि कलेक्टर को रिमूव कर दिया गया था, राइट। उसको बोला कि अभी आप खाली रेवेन्यू चीज देखो। यहाँ पे क्या होता था, सर्किट ऑफ कोर्ट्स में भी उस वक्त कौन था जज बैठता था, कि कलेक्टर ही जज बैठता था, राइट। याद होगा, हम लोग किया डिस्कस, वो जज भी था पहले और रेवेन्यू की भी मैटर देखता था, दोनों करता था। कोर्ट ऑफ सर्किट्स में से वहां हटा दिया उसको, और दीवानी अदालत के जितने भी जजेस थे उनको ये पावर दे दी गई, ऐसा है। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जुडिकेचर, द कोर्ट ऑफ सर्किट वाज मर्ज्ड विद द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, द पावर ऑफ द कलेक्टर एज ए मजिस्ट्रेट वाज टेकन अवे एंड वाज वेस्टेड विद द जजेस ऑफ द दीवानी अदालत, राइट, क्योंकि वैसे भी हटा दिया गया था कलेक्टर को। यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ रेगुलेशंस, uniform pattern of regulation is nothing but there was previously there was no proper regulation, no proper act, but in this reform there was proper act which was to be followed, ऐसा है। So until now any regulation that was issued did not follow an uniform pattern, ऐसा है। This was changed by making a rule that any new regulation that would be made would have a title to explain the nature of the subject and to contain a preamble which would state the purpose for enacting the regulation। इसका मीनिंग कुछ नहीं है, जैसे एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ रेगुलेशंस का मीनिंग है, जैसे अभी आप कोई एक्ट पास कर रहे हो, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि टू लुक आफ्टर द मैटर्स इश्यूज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। उसी तरह ही यही यूनिफॉर्म पैटर्न, अगर कोई भी एक्ट कोई भी पास होता था उस पे उसका एक टाइटल रहेगा। जैसे रेवेन्यू एक्ट आ गया, तो रेवेन्यू एक्ट में द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू सी द रेवेन्यू मैटर्स एंड रेवेन्यू केसेस विच इज हेल्ड बाय द नेटिव एंड द इंग्लिश सर्वेंट्स। तो इस तरह एक उसको टाइटल दिया जाता था। तो ये एक था कि प्रॉपर रेगुलेशन, अगर कोई भी प्रॉपर एक्ट आता था तो उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाता था, नॉट लाइक प्रीवियसली कि खाली एक्ट बता दिया बट उसका पर्पस क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, वो उसमें नहीं मेंशन होता था। तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ रेगुलेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। रिफॉर्म्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, दस इस ये थोड़ा अच्छा है, दस इम्पोर्टेंट है। द सरदार निजामत अदालत was directed to follow the Muslim personal law and try to punish criminal cases, but with some modifications, ठीक है। The Sardar Nizamat Adalat was directed to follow the Muslim personal law to try and punish criminal cases but with some modifications। मॉडिफिकेशन में जैसे जैसे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन बताया है कि पहले क्या होता था कि हाथ का हाथ काट दो, पैर का पैर काट दो, तो दिस वाज एबॉलिश्ड, ऐसा क्या, तो वो रिमूव कर दिया गया था। द रिलेटिव्स ऑफ मर्डर
victims did not have provision to pardon the murderer, ऐसा था, but it was introduced in that. तो इसमें था कि the cruel and inhuman punishment such as cutting off limbs of the offender were replaced with punishment of imprisonment and hard labor of 14 years. So these were the changes brought in the reforms in personal law. ठीक है, नॉर्मली क्या होता था पहले कि जिस तरह के ऑर्डर दिए जाते थे कि किसी के हाथ काट दो, पैर काट दो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, तो उसी तरह उसको चेंज कर दिया गया। तो ये जो पॉइंट है, बट विथ सम मॉडिफिकेशंस, तो ये मॉडिफिकेशंस में यही पार्ट आ जाता है कि इम्प्रिजमेंट एंड हार्ड लेबर ऑफ 14 years, ठीक है। एंड जैसे ये रिलेटिव्स ऑफ मर्डर विक्टिम्स डू नॉट हैव प्रोविजन टू पार्डन द मर्डरर। पहले क्या ऐसा था कि अभी उस वक्त क्या ऐसा था कि ये प्रोविजन था नहीं, तो उसको भी ऐड करा गया सो दैट दे कैन, अगर किसी का मर्डर हुआ है तो दे कैन पार्डन दैट पर्सन, मतलब माफ कर सकते हैं कि हाँ चलो, चलो आपको नहीं, हम आपको जेल में डालना चाहते हैं, ऐसा वैसा। दीज वर द माइनर मॉडिफिकेशन व्हिच वर इंट्रोड्यूस इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। देन कोर्ट फीस वाज एबॉलिश्ड, तो ये देखा हमने, मैंने तो कोर्ट फीस व्हिच वाज imposed at a judicial plan of 1787 was abolished. The court fee was abolished so that people could easily reach the court for securing justice, ठीक है। ये तो ठीक है। लीगल प्रोफेशन ये इंपॉर्टेंट है। लीगल प्रोफेशनल recognized for the first time in India. The legal profession was recognized in India for the first time. The pleaders of the case had to have prior legal knowledge to be eligible to be pleader of the court, ठीक है। प्लीडिंग किसी के लिए केस आपको आर्ग्यू करना है, तो उसमें उनका कहना था कि दे शुड हैव प्रायर नॉलेज, मतलब दे शुड हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस, ऐसा था। तो लीगल प्रोफेशन वाज गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस in the reform of 1793. Then it had defects also. Defects, एक second guys, defects of the judicial plan of 1790. मल्टीपल अपील्स, इसमें क्या क्या कि इंडियंस को वो लोग ने साइडलाइन कर दिया था, और मुस्लिम लॉ पे जो क्रिमिनल जुडिकेचर का पार्ट था वो भी थोड़ा बहुत लैकिंग था। तो ये तीन डिफेक्ट्स थे इसमें, डिफेक्ट्स तो सब में ही रहेंगे, ऐसा कोई। The provisions of multiple levels of appeals made the judicial machinery complicated and slow moving. Thus, the large number of cases remained pending in the courts for a longer period. एक डिफेक्ट क्या बताया कि जितने भी अपील जाते थे सदा दीवानी में, ठीक है, फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स, तो उसमें क्या होता था कि दे यूज टू कीप दैट केसेस पेंडिंग। तो इससे एक बहुत प्रॉब्लम हुआ कि the cases kept on piling, के केसेस बढ़ते गए। The provisions of multiple levels of appeals made the multiple levels of appeal, जैसे प्रोविंशियल से अपील जाती थी सदा दीवानी में, फिर दे कैन ट्राई केसेस फ्रॉम नॉर्मल निजामत कोर्ट ऑल्सो, जो पेटी केसेस पे भी वो लोग देख सकते थे अगर उनकी मर्जी, तो दिस मेड दैट, इससे एक प्रॉब्लम हो गई कि केसेस बढ़ते गए और वो कभी फिर खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो रिमेन पेंडिंग इन द कोर्ट्स फॉर लॉन्ग पीरियड, तो एक इसमें एक डिफेक्ट था। The Indians were totally excluded from the judiciary except at very low level of मुंसिफ। जैसे मुंसिफ कोर्ट से, जैसे हम देखा कि वो नॉर्मल पेटी केसेस देखते थे, छोटे मोटे केसेस 50 रुपए के, 100 रुपए के, उसमें क्या क्या कि तहसीलदार, ठीक है, वहाँ के लैंड लॉस, वहाँ के फार्मर्स जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे उनको अपॉइंट किया गया, और सब में इंडियंस तो कहीं नहीं था, कुछ भी वैल्यू नहीं था। तो ऐसा इसमें बताया गया कि ये भी एक डिफेक्ट था। द इंडियंस वे टोटली एक्सक्लूडेड from the judiciary except at very low level of munsif. Cornwallis was to believe that Indians were unworthy of holding any position of responsibility because of their character, ठीक है। कॉर्नवालिस जैसे सोचते थे कि इंडियंस कैन नॉट होल्ड सच पोजीशंस, मतलब कि वो समझते नहीं थे कि उस लायक है इंडियंस उस वक्त कि वो ऐसे पोजीशन होल्ड कर सके। दिस डिस्ट्रेस shown towards the Indians generated the dissatisfaction among the native people as well as made the system less efficient, as the English servants did not know and understand the customs, usages, etc. of the people. Therefore, Europeans could not understand nor provide solutions for the problems of the native. तो इन्होंने एक कंटेंशन क्या रेस किया कि बेसिकली इंग्लिश इंग्लिश जजेस होते थे, तो उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि जो भी नॉर्मल कस्टम यूसेज नॉर्मली फॉलो किया जाता है इन दी प्रोविंसेस बाय द लोकल्स, वो उनको पता नहीं था। तो ये कंटेंशन रेस किया गया। बट कॉर्नवालिस का क्या मानना था कि उस लेवल का इंडियन है ही नहीं कि वो उस वो पोजीशन पे उसको बिठा सके। दैट इज व्हाई दे वर अपॉइंटेड एट द लोएस्ट लेवल, वो मुंसिफ वाला पार्ट।
ठीक है, तो एक ये कंटेंशन रखा। Cornwallis did everything on procedural side, but he could not reform the substantive part of law, mainly the criminal law, which was based on मुस्लिम लॉ एंड हैड मेनी डिफेक्ट्स। क्रिमिनल पार्ट जिसे हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, क्रिमिनल में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आ रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी ट्राई किया था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने भी ट्राई किया था। क्रिमिनल पार्ट में देयर वाज नो प्रॉपर प्रोसीजर। एक ये पार्ट प्रोसीजर नॉर्मली था बट उस लेवल पे नहीं था। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है, कॉर्नवालिस डिड एवरीथिंग ऑन प्रोसीजरल साइड बट ही कुड नॉट रिफॉर्म अ सब्सटेंटिव पार्ट। मतलब हाउ पीपल शुड बिहेव, नॉर्मली क्या मोरालिटी रहनी चाहिए, क्या एथिक्स रहना चाहिए, ही वाज नॉट एबल टू ओवरकम दैट, ऐसा था। तो ये एक पार्ट रह गया, मेनली द क्रिमिनल लॉ विच वाज बेस्ड ऑन मुस्लिम लॉ एंड हैड मेनी डिफेक्ट्स एट दैट टाइम। जैसे जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एक प्रॉब्लम था कि जितने भी माइनर मॉडिफिकेशंस कर रहे थे, दे वर डूइंग दैट स्लोली स्लोली। एक ये पार्ट था माइनर मॉडिफिकेशंस की, हाँ चलिए मुस्लिम लॉ में क्रिमिनल वाला पार्ट है तो उसमें ये चेंजेस लाने चाहिए, ये चेंजेस लाने चाहिए। इट वाज डन एट केस टू केस बेसिस, ऐसा किया जा रहा था। बट ही कुड नॉट रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स। तो ये भी एक इसमें एक डिफेक्ट्स वाला पार्ट में डिस्कस किया गया है हमने एंड में। तो so these were the changes brought by the judicial reforms of 1793। गाइस ये एक सेकेंड ना, ये जो है मैंने, सॉरी यहाँ पे 93 आएगा, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे 93 आएगा गाइस। हाँ ये 1793 है डिफेक्ट्स उसका। सॉरी हाँ, किसी ने नोटिस नहीं किया, बोला भी नहीं। तो दीज आर दी, यस सर। हाँ हाँ हाँ, कॉर्नर सिविल, सिविल प्लान भी बोल सकते हैं इसको। तो हाँ, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें देखिए जैसे जुडिशियल प्लान 1787 और 90 में मिला के भी 4-5 भी नहीं रिफॉर्म थे, बट इन 1793 वेरियस रिफॉर्म्स वर मेड, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव सब्जेक्टेड जुडिशियल कंट्रोल, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स, मतलब जो सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो 4 कोर्ट बनाए गए अपील वहां से जाने के लिए। बट इसके डिफेक्ट्स भी थे, जितने जितने अपील लेवल हमने देखे, उससे प्रॉब्लम क्या कि अपील करते थे केस पेंडिंग हो जाता था, अपील करते थे केस पेंडिंग हो जाता था, ऐसे। तो ये सब है, तो दैट इज वाई 1793 का ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू अदर टू। तो ये आपको अच्छे से करना है 17, तो कल हम ये करेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ सर जॉन शोर। ठीक है गाइस, इसको मैं सेव कर देता हूँ।